आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं और मुग़ल कालीन स्थापत्य कला में इससे पहले हमने बाबर और हुमायूं के समय जो स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा की है। इसके अलावा बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला में क्या विकास हुआ इसका अध्ययन कर रहे थे। तो अकबर के शासनकाल में बनी पहली जो इमारत थी वो हुमायूं का मकबरा, यानी हुमायूं का जो मकबरा है अकबर के शासनकाल की पहली संरचना है, लेकिन उसके निर्माण में अकबर की कोई भूमिका नहीं थी। इनका हमने अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में और जो भी इमारतें बनी उनका अध्ययन किया। अकबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं। अकबर के शासनकाल की बनी हुई सर्वश्रेष्ठ जो इमारतें हैं वो कहाँ की हैं? फतेहपुर सीकरी की इमारतें। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में किन इमारतों का निर्माण होता है। तो स्थापत्य कला में हम अकबर की बात कर रहे थे और अकबर के समय की भी बात करें तो फतेहपुर सीकरी की इमारतें। इसके बाद हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की इमारतें। फतेहपुर सीकरी की कौन कौन सी इमारतें हैं उनका अध्ययन करने से पहले कुछ सामान्य बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। एक तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है, फतेहपुर सीकरी जो नगर है वो 1569 में बसाया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1569 में की और इसका मुख्य स्थापत्यकार था बहाउद्दीन। मुख्य स्थापत्यकार कौन था? बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी के निर्माण में 11 वर्ष लगे थे। इस फतेहपुर सीकरी में 9 दरवाजे हैं, जिसमें जो आगरा दरवाज़ा है मुख्य दरवाज़ा है और एक ईसाई है फादर मोनसरेट। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के निर्माण को देखा था और स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया था। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया। इसी प्रकार जहांगीर ने लिखा है, जहांगीर ने कहा है कि मेरे पिता ने फतेहपुर सीकरी जहां मेरा जन्म हुआ था अपने लिए सौभाग्यपूर्ण समझकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो कुछ पहले सामान्य 5-7 लाइनें हैं और उसके बाद फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें हैं और किस इमारत का क्या महत्व है उनका हम अध्ययन करते हैं। तो फतेहपुर सीकरी की यदि हम बात करें, एक तो इसकी स्थापना 1569 में, 1569 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की गई। 1569 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई और इसका मुख्य वास्तुकार था बहाउद्दीन इसका मुख्य वास्तुकार था। इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी के निर्माण में कुल 11 वर्ष लगे थे। इसके निर्माण में कुल 11 वर्ष लगे। फतेहपुर सीकरी के निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष। फादर मोनसरेट ने फतेहपुर सीकरी को बनते हुए देखा था। फादर मोनसरेट ने फतेहपुर सीकरी के निर्माण को देखा था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण को देखा था। ये ईसाई एक मिशनरी था जो अकबर के शासनकाल में आता है, गोवा में आए थे ये। इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी के निर्माण में कुल कितने वर्ष लगते हैं? 11 वर्ष। और यहाँ कुल 9 दरवाजे हैं। फतेहपुर सीकरी में कुल कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे। और मुख्य दरवाज़ा आगरा दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा है
आगरा दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा है। इसी प्रकार अकबर ने 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। 1569 से 1584 ईस्वी तक अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसी प्रकार स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया। फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस किसने बताया था? स्मिथ ने। इसी प्रकार फर्ग्यूसन के अनुसार यह उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसकी योजना उसने बनाई है। तो फर्ग्यूसन के अनुसार फर्ग्यूसन ने क्या कहा है फतेहपुर सीकरी के बारे में? यह उस महान व्यक्ति की परछाई है, यह उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनवाया है, जिसने इसको बनवाया था। तो फर्ग्यूसन के अनुसार फतेहपुर सीकरी के बारे में इसने क्या कहा कि यह उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसको इसने बनवाया था। और स्मिथ के अनुसार फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया गया। अब जहांगीर ने इसके बारे में क्या कहा है कि मेरे पिता ने सीकरी गांव, जहांगीर ने क्या कहा इसके बारे में? जहांगीर मेरे पिता ने सीकरी गांव को अपने लिए सौभाग्यशाली समझकर राजधानी बनाया। सौभाग्यशाली समझकर राजधानी बनाया क्योंकि यहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। इसलिए जहांगीर ने क्या कहा कि मेरे पिता ने सीकरी गांव को अपने लिए सौभाग्यशाली समझकर राजधानी बनाया। तो फतेहपुर सीकरी इसकी स्थापना 1569 ईस्वी को की गई। बहाउद्दीन इसका मुख्य वास्तुकार था। मुख्य वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। निर्माण में 11 वर्ष लगे। फादर मोनसरेट ने फतेहपुर सीकरी के निर्माण को देखा था। यहाँ कुल 9 दरवाजे हैं। आगरा दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा है और 1569 से 1584 तक अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। और स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया। और फर्ग्यूसन यह उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनवाया था। अब यहाँ की जो इमारतें हैं, यहाँ की इमारतों में चापाकार व धरणिक का समन्वय देखने को मिलता है। इमारतों में यहाँ की जो इमारतें हैं उसमें चापाकार जो इस्लाम से संबंधित हैं। चापाकार का संबंध किससे है? इस्लाम से। व धरणिक ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो चापाकार और धरणिक का समन्वय देखने को मिलता है। समन्वय देखने को मिलता है।
तो यहाँ की इमारतों में एक तो चापाकार शैली और एक धारणिक शैली, इनका समन्वय देखने को मिलता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की कौन कौन सी इमारतें हैं और किस इमारत के बारे में हमें क्या महत्वपूर्ण विशेषता मिलती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ। एक दो बार आप इनको रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीवान ए आम। अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें बनी उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। दीवान ए आम ये एक आयताकार प्रांगण है और अकबर यहाँ न्याय करता था। अकबर न्याय कहाँ करता था? दीवान ए आम में बैठकर। तो दीवान ए आम आयताकार प्रांगण और अकबर यहाँ न्याय करता था। इसके बाद दीवान ए खास, ये अकबर का व्यक्तिगत भवन था। ये अकबर का व्यक्तिगत भवन था और यहाँ अकबर ज्योतिषियों से चर्चा करता था। और इस दीवान ए खास का जो मंच है वो हिंदू शैली में बना हुआ है। इसका जो मंच है वो कौन सी शैली में निर्मित है? हिंदू शैली में। तो दीवान ए आम आयताकार प्रांगण, यहाँ अकबर न्याय करता था। दीवान ए खास अकबर का व्यक्तिगत भवन, यहाँ ज्योतिषियों से चर्चा होती थी और इसका मंच हिंदू शैली का उदाहरण है। इसका जो मंच बना हुआ है वो हिंदू शैली का उदाहरण है। इसके बाद है पंचमहल, ये बौद्ध शैली में निर्मित है। बौद्ध शैली में निर्मित है, 5 मंजिला है, बौद्ध विहारों से प्रेरित है। जबकि इसकी जो 5वीं मंजिल है उसका गुंबद इस्लामी शैली का प्रतीक है। पंचमहल ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों आपको सामान्य भी ध्यान रखना है, इनके जो नाम है वो नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के समय बनी कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी से संबंधित नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी की जो भी इमारतें हैं, जो भी मकबरा बनेगा, जो भी महल बना है, उसको आपको एक एक बिंदु के आधार पर तो याद रखना ही रखना है। क्योंकि आगरा में जो इमारतें वगैरह बनी थी, आगरा का जो लाल किला था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। जौनपुर का शाही पुल, इलाहाबाद का किला, अटक का किला, इसी प्रकार हमने लाहौर के किले की बात की थी। तो वो भी आपको याद रखने हैं। ये ज़रूर याद रखने हैं, ये 8-10 जो भी इमारतें हैं, जो भी स्थापत्य कला से संबंधित फतेहपुर सीकरी की इमारतें, उनको एक एक बिंदु के आधार पर ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस इमारत का संबंध फतेहपुर सीकरी से नहीं है या किस इमारत का संबंध फतेहपुर सीकरी से था। तो दीवाने हम फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। हम चर्चा कहाँ की इमारतों कर रहे हैं? फतेहपुर सीकरी। तो दीवान ए आम आयताकार प्रांगण, अकबर यहाँ न्याय करता था। दीवान ए खास ये अकबर का व्यक्तिगत भवन था, यहाँ अकबर ज्योतिषियों से चर्चा करता था और इसका जो मंच है वो हिंदू शैली में निर्मित है। पंचमहल ये बौद्ध शैली में निर्मित। तो पूछ लिया जाए कि अकबर के द्वारा कौन सी इमारत है जो बौद्ध शैली में निर्मित है। यद्यपि अकबर का जो मकबरा है उस पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बौद्ध शैली में निर्मित है, 5 मंजिला है, बौद्ध विहारों से प्रेरित है और 5वीं मंजिल का जो गुंबद है वो इस्लामी कला का प्रतीक है। 5वीं मंजिल का जो गुंबद है वो इस्लामी कला का प्रतीक है। इसके बाद है जोधाबाई का महल, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है? जोधाबाई का महल। और इस महल के निर्माण में गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। इस महल के निर्माण में कौन सी शैली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है? गुजराती शैली का। तो फतेहपुर सीकरी में या अकबर के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्मित या अकबर के शासनकाल में निर्मित सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है? जोधाबाई का महल। और इस शैली पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किसका देखने को मिलता है? गुजराती शैली का। बीरबल का महल ये 2 मंजिला महल है, इस पर भी गुजराती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बीरबल महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास दीवाने आम ये भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद है तुर्की सुल्ताना का महल, ये 1 मंजिला इमारत है और पर्सी ब्राउन ने
इसे मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा। ध्यान रखना है, पर्सी ब्राउन ने किस इमारत को मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा, तो हो जाएगा तुर्की सुल्ताना का महल। जबकि फतेहपुर सीकरी की सर्वश्रेष्ठ इमारत कौन सी है, जोधाबाई का महल। फतेहपुर सीकरी की वह कौन सी इमारत है जो बौद्ध शैली में निर्मित है, पंच महल। ये 1 मंजिला है, पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा। इसके बाद मरियम का महल, तो जोधाबाई के महल के बगल में स्थित है और ईरानी चित्र यहाँ बने हुए थे जिसे औरंगजेब ने मिटवा दिया था। इस महल में ईरानी चित्र बने हुए थे जिसे औरंगजेब ने मिटवा दिया, क्योंकि औरंगजेब चित्रकला का शत्रु था। इस्लाम खां का मकबरा, प्रथम बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग, प्रथम बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किस मकबरे में होता है, इस्लाम खां के मकबरे में। और ये शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण में स्थित है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम महल और इस्लाम खां का सर्वश्रेष्ठ यदि महल की बात करें जोधाबाई का महल। किस महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा, तो वो कौन सा हो जाएगा, तुर्की सुल्ताना का महल। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2-3 महल बचे हुए हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक इमारत है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, तो एक तो इसमें 3 गुंबद हैं। जामा मस्जिद में 3 गुंबद हैं और स्थापत्य कला की दृष्टि से ये भी एक सर्वश्रेष्ठ इमारत है। फतेहपुर सीकरी की एक सर्वश्रेष्ठ इमारत है। स्थापत्य की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रोमानी कथा कहा। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रोमानी कथा कहा। और ये बलुआ, लाल पत्थर और मार्बल से, सफ़ेद मार्बल से निर्मित है। तो ये लाल बलुआ व संगमरमर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से निर्मित, लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से निर्मित। तो जामा मस्जिद 3 गुंबद है। इसमें स्थापत्य कला की दृष्टि से ये भी सर्वश्रेष्ठ इमारत है और इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। इस इमारत को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रोमानी कथा कहा। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रोमानी कथा, और ये लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा, सोलह 1602 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और आपको पता है इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये आपकी जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर निर्मित है। यह
जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई है 176 फीट। यानी विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा 1602 ईस्वी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर निर्मित है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 176 फीट, यानी विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इसके बाद हम बात करें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो अकबर के समय इसका जो निर्माण है वो लाल पत्थरों से होता है, और जहांगीर ने इसमें सफ़ेद मार्बल लगवाया था। अकबर के समय निर्माण लाल पत्थरों से हुआ, और तो हम नोट कर लें इसको। अकबर के समय निर्माण लाल पत्थर से, अकबर के समय लाल पत्थरों से निर्माण, और जहांगीर ने इसमें सफ़ेद मार्बल लगवाया। सफ़ेद मार्बल लगवाया। तो अकबर के समय तो इसका जो निर्माण था वो लाल पत्थरों से किया गया था, और जहांगीर ने इसमें सफ़ेद मार्बल लगवाया था। तो ये फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं। जामा मस्जिद हो गया, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधा भाई का महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, दीवान आम, दीवान खास, पंच महल। इनके नाम तो आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि कई बार इस सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है, या कौन सी इमारत का संबंध फतेहपुर सीकरी से है। तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद एक विद्वान है जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ के अनुसार स्मिथ फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति, इन्होंने क्या कहा? फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई है, और न भविष्य में देखने को मिलेगी। भविष्य में देखने को मिलेगी। तो स्मिथ के अनुसार फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई है और न भविष्य में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आप देखिए कुछ मुग़ल कालीन जो मकबरे हैं वो ध्यान रखना है। मुग़ल शासकों के मकबरे, एक जगह लिख देता हूँ, मुग़ल शासकों के मकबरे। अगर मुग़ल शासकों के मकबरे की बात करें, जैसे नंबर 1 सबसे पहले हम बाबर की बात करें, उसके बाद आएगा आपका हुमायूं, और उसके बाद है अकबर, अकबर के बाद है आपका जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और औरंगज़ेब। देखिए, तो बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल, अफ़गानिस्तान में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल, अफ़गानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, और अकबर का है सिकंदरा, सिकंदरा है आपका आगरा में,
इसी प्रकार जहांगीर का है शाहदरा लाहौर में, और शाहजहाँ का मकबरा है आगरा में, और औरंगजेब का खुलदाबाद, ये दक्षिण में है खुलदाबाद। यहाँ इनके मकबरे हैं। तो बाबर काबुल में, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर शाहदरा लाहौर, शाहजहाँ आगरा और औरंगजेब खुलदाबाद। इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर कालीन इमारतें। जहांगीर कालीन इमारतों में मुख्य रूप से हम बात करेंगे एक तो अकबर का मकबरा। यद्यपि अकबर के मकबरे की योजना खुद अकबर ने बनाई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जहांगीर कालीन जो मुख्य इमारत है वो आएगा एतमाद-उद-दौला का मकबरा। वो मुख्य रूप से कौन सा आएगा? एतमाद-उद-दौला का मकबरा, जिसमें पहली बार पित्रा ड्यूरा पद्धति का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल में स्थापत्य कला। जहांगीर, सबसे पहले हम बात करें जहांगीर के समय स्थापत्य कला में सबसे पहले है अकबर का मकबरा। सबसे पहले हम बात करें अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, जिसे बहिस्ताबाद भी कहा जाता है, और अकबर ने अपने मकबरे की योजना स्वयं बनाई थी, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया था? जहांगीर ने। निर्माण जहांगीर के समय होता है। तो ये जहांगीर के शासनकाल की पहली संरचना है। तो कुछ बिंदु हैं, उनको हम नोट करते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? सिकंदरा, बहिस्ताबाद में स्थित है। इसकी योजना अकबर ने बनाई थी। तो इसकी योजना है अकबर ने बनाई, और जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था, इसे बनवाया। तो जहांगीर के शासनकाल की पहली इमारत है। जहांगीर के समय की प्रथम संरचना है। ये गुंबद विहीन मकबरा है, गुंबद विहीन, और पिरामिड आकार का है। पिरामिड आकार का मकबरा है, गुंबद विहीन है, पिरामिड आकार का है। हेवेल ने इसे भारतीय शासक की पुण्य आत्मा कहा था, या पुण्य स्मारक। हेवेल ने इसे भारतीय शासक का पुण्य स्मारक बताया। इसे भारतीय शासक का एक पुण्य स्मारक बताया। पुण्य स्मारक बताया। तो भारतीय शासक का एक पुण्य स्मारक किसने बताया? हेवेल ने। और ये जो अकबर का मकबरा है गुंबद विहीन है, पिरामिड आकार का है, और ये बौद्ध शैली के अधिक निकट है। ये बौद्ध शैली के अधिक निकट है। बौद्ध शैली के अधिक निकट है। ये जो मकबरा है बौद्ध शैली के अधिक निकट है। यद्यपि ये इस्लामी, बौद्ध, हिंदू व ईसाई शैलियों से प्रभावित है। तो ये इस्लामी, हिंदू, बौद्ध एवं
ईसाई शैली से प्रभावित, लेकिन मुख्य रूप से ये बौद्ध शैली के निकट है क्योंकि गुंबद विहीन है, पिरामिड आकार का है। किस आकार का है? पिरामिड। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा, जाट नेता था राजा राम जाट। राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को निकलवा कर जला दिया था। राजा राम जाट ने, ये भी हम नोट कर लेते हैं, राजा राम जाट ने अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया था। राजा राम जाट ने अकबर की हड्डियों को निकाल करके जला दिया था। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा बहिस्ताबाद में है। योजना अकबर ने बनाई, जहांगीर ने इसे बनवाया था, पूरा करवाया था। जहांगीर के समय की पहली संरचना है, गुंबद विहीन है, पिरामिड आकार का है। हेवल ने इसे भारतीय शासक का पुण्य स्मारक बताया। बौद्ध शैली के अधिक निकट है ये बौद्ध शैली के अधिक निकट है क्योंकि पिरामिड आकार का है, गुंबद विहीन है, इस्लामी, हिंदू, बौद्ध एवं ईसाई शैली में निर्मित है। राजा राम जाट ने अकबर की हड्डियों को निकाल करके जला दिया था। इसके बाद हम बात करें एतमाद उद्दौला का मकबरा, जैसे यहाँ नोट कर लें, एतमाद उद्दौला का मकबरा, ये कहाँ है? आगरा में। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में इसका निर्माण करवाया था। नूरजहाँ के पिता थे, नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में, अपने पिता की याद में इसका निर्माण करवाया। ये पहली इमारत है जो पूर्णतया सफ़ेद मार्बल से निर्मित है। प्रथम इमारत जो पूर्णतया सफ़ेद मार्बल से निर्मित, मुगल कालीन पहली इमारत जो पूर्णतया सफ़ेद मार्बल से निर्मित है। मुगल काल में प्रथम बार पित्राड्यूरा पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी सफ़ेद मार्बल पर सोने चांदी हीरे जवाहरात से बनी हुई फूल पत्तियों की जो जड़ावट है, सजावट है, उसे पित्राड्यूरा कहा जाता है। पित्राड्यूरा पद्धति का प्रयोग, यद्यपि पित्राड्यूरा पद्धति का जो व्यापक प्रयोग है वो हमें ताजमहल में देखने को मिलेगा। ये ईरानी शैली में निर्मित है। और यहाँ असमत बेगम जो नूरजहाँ की माता थी, असमत बेगम और एतमाद उद्दौला दोनों की कब्रें हैं। तो यहाँ असमत बेगम जिसने इत्र का आविष्कार किया था, वो हम आगे चर्चा करेंगे। असमत बेगम व एतमाद उद्दौला की कब्रें हैं। यहाँ एतमाद उद्दौला और असमत बेगम और उसकी माता की कब्र भी यहीं स्थित है। इसके बाद है अनारकली का मकबरा। अनारकली का मकबरा ये कहाँ है? लाहौर में। आपको पता होना चाहिए अनारकली ये जहांगीर की प्रेसी थी। इसका एकमात्र उल्लेख करता है विलियम फिंच।
यानी अनारकली का उल्लेख करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? विलियम फिंच। ये अंग्रेज था, विलियम फिंच ने अनारकली का उल्लेख किया है। तो अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। किसने बनवाया? जहांगीर ने। और इस अनारकली के मकबरे पर लिखा है, यदि अल्लाह मुझे मेरी या यदि मैं एक बार अपनी प्रेसी को पुनः देख पाता, यदि मैं अपनी प्रेसी को पुनः एक बार देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। अल्लाह को धन्यवाद देता। तो अनारकली का मकबरा लाहौर में है। अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला एकमात्र विदेशी व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? विलियम फिंच। और इस पे लिखा हुआ है, यदि मैं अपनी प्रेसी को पुनः एक बार देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो दिल्ली में है, ये जहांगीर के समय ही निर्मित है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, और ये मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसी प्रकार मोती मस्जिद, मोती मस्जिद बनवाई जहांगीर ने, और ये मोती मस्जिद कहाँ है? लाहौर में। कश्मीर में इन्होंने शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया था। शालीमार बाग कश्मीर में है। और इसका निर्माण कहाँ करवाया गया? कश्मीर में। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने कहाँ करवाया? कश्मीर। और एक है जहांगीर का मकबरा, तो आपको पता है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में। शाहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। इसकी योजना जहांगीर ने बनाई थी। जहांगीर के मकबरे की योजना जहांगीर ने बनाई, और इसको पूर्ण किसने करवाया था? नूरजहां ने। पूर्ण किसने करवाया? नूरजहां ने। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी तट पर, रावी नदी के तट पर ये स्थित है। तो एक बार पुनः देखिए, हम जहांगीर के शासनकाल की स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा बहिस्ताबाद में। कहाँ स्थित है ये? सिकंदरा बहिस्ताबाद में। इसकी योजना स्वयं अकबर ने बनाई थी। जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। जहांगीर के समय की ये पहली संरचना है। गुंबद विहीन है, पिरामिड आकार का है। हेवेल ने इसे भारतीय शासक का पुण्य स्मारक बताया। बौद्ध शैली के अधिक निकट दिखाई देता है। ये बौद्ध शैली के अधिक निकट दिखाई देता है। इस्लामी मुख्य रूप से कौन कौन सी शैलियों में है? इस्लामी, हिंदू, बौद्ध और ईसाई शैली के निकट है। लेकिन सर्वाधिक रूप से किस शैली के निकट है? बौद्ध शैली के। जाट नेता थे राजा राम जाट। इन्होंने अकबर के मकबरे को लूटा था और अकबर की हड्डियों को निकालकर हिंदू रीति रिवाजों के तहत उसे जला दिया था। तो अकबर की हड्डियों को जलाने वाला जाट नेता कौन था? राजा राम जाट। इसके बाद हम बात करें एतमाद उद्दौला का मकबरा।
मिर्ज़ा गयास बेग, इसका वास्तविक नाम क्या था? मिर्ज़ा गयास बेग। वो जैसे हम जब राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। इनका वास्तविक नाम था मिर्ज़ा गयास बेग और इसे एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी गई। इनका मकबरा आगरा में है। तो नूरजहाँ ने इस मकबरे का निर्माण अपने पिता की याद में करवाया था। ये मुग़ल कालीन प्रथम इमारत है जो पूर्णतया सफ़ेद मार्बल से निर्मित है। मुग़ल कालीन पहली इमारत जो पूर्णतया सफ़ेद मार्बल से निर्मित है। प्रथम बार इसमें पित्रा ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी सफ़ेद मार्बल पर सोने चांदी की जो फूल पत्तियों की जड़ावट की जाती है, सजावट की जाती है, उसे पित्रा ड्यूरा पद्धति कहा जाता है। ये कौन सी शैली में निर्मित है? ईरानी शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? ईरानी शैली में। और यहीं पर अस्मत बेगम जो नूरजहाँ की माता थी, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। तो इन दोनों की जो कब्रें हैं ये कहाँ हैं? आगरा में ही है, यहाँ एतमाद-उद-दौला के मकबरे में। अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ये जहांगीर की प्रेसी थी, प्रेमिका थी, जिसका एकमात्र उल्लेख कौन करता है? विलियम फिंच के द्वारा इसका उल्लेख किया जाता है। और इस मकबरे पर लिखा हुआ है, यदि मैं अपनी प्रेसी को पुनः एक बार देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। तो अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? विलियम फिंच। कौन था? विलियम फिंच। इसी प्रकार अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। दोस्तों ध्यान रखना है, जो अब्दुल रहीम खान खाना है ये अकबर के समकालीन भी थे। ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन भी थे। तो ध्यान रखना है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा किसने बनवाया? आपको उत्तर आंसर अकबर ने देख करके आंसर क्या देना है? जहांगीर देना है। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किसके समय निर्मित हुआ? जहांगीर के समय। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई। शालीमार बाग, कश्मीर में इन्होंने कौन सा बाग बनवाया? शालीमार बाग। जहांगीर का जो मकबरा है वो शहादरा लाहौर में है और अकबर का सिकंदरा आगरा में है। ये सिकंदरा आगरा में है और ये शहादरा लाहौर रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। इसकी योजना जहांगीर ने बनाई और इसे पूर्ण किसने करवाया था? नूरजहाँ ने। इसी प्रकार हमने चर्चा की थी कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में, वो लाल पत्थरों से निर्मित था। अकबर ने लाल पत्थरों से उसका निर्माण करवाया था, जबकि जहांगीर ने उसमें सफ़ेद मार्बल लगवाया था। जहांगीर के द्वारा उसमें सफ़ेद मार्बल लगवाया गया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित स्थापत्य कला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के शासनकाल की स्थापत्य कला का अध्ययन कर लिया है। तो स्थापत्य कला का जो सर्वाधिक विकास है वो शाहजहाँ के शासनकाल में होता है। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ, इसीलिए शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। जहांगीर का शासनकाल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाएगा, क्योंकि अभी हमें चित्रकला के बारे में भी अध्ययन करना है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय हुआ, जबकि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय होता है? शाहजहाँ के समय। क्योंकि शाहजहाँ के समय जो भी स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका हम अलग से एक अलग वीडियो और बनाया जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहाँ और औरंगजेब। यद्यपि औरंगजेब को स्थापत्य कला में इतनी रुचि नहीं थी, ना ही उसे चित्रकला में रुचि थी, ना ही संगीत कला में, ना ही नृत्य कला में रुचि थी। तो औरंगजेब के समय भी जो इमारतें बनी उनका भी अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक होगा शाहजहाँ के समय स्थापत्य कला। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम तीसरे वीडियो में स्थापत्य कला को कंप्लीट करेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।